व्यक्ति जन्म से आज़ाद और स्वतंत्र होता है और वो अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर आज़ाद और स्वतंत्र ही रहता है। और उसकी ये जो आज़ादी है ये एक नेचुरल राइट है और इस नेचुरल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अगर ऐसे फंडामेंटल और नेचुरल राइट को अगर वोलेट किया जाता है, ब्रीच किया जाता है, तो उसके पास क्या रेमेडी, क्या ऑप्शंस हैं, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, एक क्वेरी मेरी है कि क्या शादीशुदा आदमी स्वतंत्र होता है? You think and decide. Dear friends, I welcome you all to my YouTube channel, Law Simplified with me, Shashi Shekhaut Advocate. Dear friends, a man is a man only when he is a free man. He can grow nicely and naturally only when he is free. What do you mean by free? जब मैं ये कहता हूँ कि फ्री मैन का मतलब होता है कि उसके पास उसकी सभी तरह की फ्रीडम्स अवेलेबल हो। उसके पास फ्रीडम्स कई तरह की हो सकती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में फ्रीडम्स के बारे में काफ़ी डिस्क्राइब किया गया। लेकिन मैं यहाँ जो जिस फ्रीडम की बात करने वाला हूँ वो मैं आर्टिकल 21 के तहत जो सेकंड फैसेट के अंदर दिया गया है, फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली। एक व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम का मतलब होता है, यहाँ जो हम पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे थे, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है। तो इस फ्रीडम को जो है वो कर्टेल नहीं किया जा सकता। ऑल्दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ तो ये होता है, लेकिन इसको जो है एक प्रेस्क्राइब्ड एस्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ के तहत ही कर्टेल किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। एक राइट जो है वो राइट तभी तक है जब तक कि उसकी एक रेमेडी अवेलेबल है। जब कोई राइट कर्टेल हो जाए, अगर उस केस के अंदर उसको रीइंस्टीट्यूट करने के लिए अगर आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो राइट किस काम का? इट्स ऑफ नो यूज। तो अब हम यहाँ इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका पर्सनल लिबर्टी का राइट जो है अगर वो कर्टेल होता है तो उस केस के अंदर आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है। ये जो पर्सनल लिबर्टी का राइट है ये विक्टिम को भी अवेलेबल होता है और अक्यूज्ड को भी अवेलेबल होता है। एवरी सिटीजन तो होता ही है, अगर एवरी सिटीजन इज एंटाइटल टू दिस राइट, लेकिन जो हाँ अक्यूज को भी ये राइट अवेलेबल होता है। मैं इस चीज पे स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राइट को कर्टेल कैसे किया जा सकता है। कर्टेल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये स्टेट के अगेंस्ट गारंटीड होते हैं। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और अगर इनका वायलेशन होता है तो उस केस में स्टेट ही आगे आए हमारे ऑप्शन के ऊपर और उसको प्रोटेक्ट करे हमारे लिए। तो जैसे कि अगर किसी का पर्सनल लिबर्टी को अगर कर्टेल किया जाता है, वो कर्टेल किया जा सकता है किसी ऑफेंस से। ऑफेंस जैसे हो सकता है किडनैपिंग का हो, अबडक्शन का हो। किडनैपिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई 18 साल से कम की लड़की हो, 16 साल से कम का लड़का हो, या किसी भी एज का हैंडीकैप्ड पर्सन हो, अगर उसको उसके गार्जियन की कीपिंग से दूर ले जाया जाता है तो ये एक ऑफेंस हो जाता है, किडनैपिंग इसको होता है। अबडक्शन का मतलब ये होता है कि जब किसी एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह बाय फोर्स या बाय डिसीटफुल मींस ले जाया जाता है तो वो अबडक्शन होता है। अबडक्शन अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। अबडक्शन के लिए एक मेलाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, एक ऑफेंस करने की ऑफेंस इंटेंशन होनी चाहिए, तब वो अबडक्शन का ऑफेंस होता है। तो जब ये किडनैपिंग या अबडक्शन अगर हो सकता है तो उस केस में ये आपका राइट है पर्सनल लिबर्टी का, लेकिन तो अबडक्शन और किडनैपिंग से जो है वो कर्टेल किया जा सकता है। तो उस केस के अंदर आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं, और आपसे मेरा मतलब है कि आपके पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड वगैरह कोई भी, वो जाके कंप्लेंट फाइल करें, जो जिसपे एफआईआर बोलते हैं। एफआईआर लॉज होगी। एफआईआर लॉज होने के बाद में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन में वो सभी जगह पर रेड मार सकती है, सर्च कर सकती है, और जो किडनैप या अबडक्टेड पर्सन है उसको रिकवर करके और उसके जहाँ वो जाना चाहता है उसकी विश के हिसाब से वो उनको रेस्टोर कर दिया जाता है। अब दूसरी तरीके की जो आती है, ये तो एफआईआर और ये लॉज करते हैं, ये तो एक सब्सटेंटियल लॉ हो गया आपका,
इसमें एक सब्सटेंशियल प्रोसीजर है इसमें। दूसरे प्रोसीजर जो हम उसमें और बात करते हैं जिसमें ये होता है कि अगर ये जो आपकी फ्रीडम जो है उसको अगर कर्टेल किया जा सकता है, कर्टेल करने के लिए आपको कन्फाइन कर दिया जा सकता है, आपको कैप्टिविटी में रखा जा सकता है, किसी इम्प्रिजनमेंट में, जेल में रखा जा सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? अब जैसे मैंने कहा था कि विक्टिम को भी अवेलेबल है और अक्यूज को भी। तो अक्यूज के लिए ये है कि अगर मान लो जैसे हमारा ये सेक्शन 57 सीआरपीसी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि किसी भी अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद में विदाउट वारंट जब अरेस्ट किया जाता है तो उसको इमीडिएटली विद इन रीजनेबल टाइम उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स पेश किया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा करने में पुलिस अथॉरिटी चूक करती है तो वो एक इलीगल अरेस्ट हो जाता है और उस केस के अंदर आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल होती है, या इसके साथ साथ मैं ये भी तो अगर कहीं अन्य जगह किसी को अगर अबडक्ट कर लिया है या कन्फाइन कर लिया, कन्फाइन मतलब किसी चार दीवारी के अंदर अगर आपको कहीं रखा गया है तो आप में जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसके पास ये कुछ रेमेडीज हैं जिनको हम समरी प्रोसीजर्स भी बोलते हैं। वो ये हो सकते हैं कि जैसे सबसे पहले तो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 97 और 98 है। 97 में स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को कहीं कन्फाइन कर दिया गया है तो उससे रिलेटेड पर्सन जो है वो डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर एक एप्लीकेशन फाइल करेगा और एप्लीकेशन के कंटेंट्स पढ़ने के बाद अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अगर ये विश्वास है और उसको लगता है कि ये किसी व्यक्ति को अननेसेसरली कन्फाइन किया गया है तो वो ये आदेश देगा पुलिस अथॉरिटी को और उसके लिए एक सर्च वारंट जारी करेगा। तो पुलिस जाके उस व्यक्ति के जो भी पॉसिबल प्लेस है जहाँ पे उसको हाइड किया गया हो वहाँ पे जाके सर्च करेगी और उसको जो है वो रेस्टोर करेगी इसके अंदर और मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को डिटेनर को पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस जो है वो उचित आदेश पारित करके उसको रिलीज कर देगा। अब दूसरी बात आती है सेक्शन 97 में। सेक्शन 97 जो है स्पेसिफिकली वो बात करता है फीमेल की, एडल्ट फीमेल की और फीमेल चाइल्ड की। अगर एडल्ट फीमेल या चाइल्ड को अबडक्ट किया गया तो अबडक्ट किया गया है तो उसमें कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो एक डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समय एक कंप्लेंट फाइल करता है। लेकिन ये कंप्लेंट ऑथ पे होती है। जब ये कंप्लेंट फाइल करती है तो मजिस्ट्रेट जो है वो ये देखेगा कि उसके साथ कोई अपराध हुआ है और उसको अबडक्ट किया गया है तो वो एक आदेश पारित करेगा। वहाँ हमने देखा 97 में सर्च वारंट जारी करता है, यहाँ पे आदेश जारी करता है और आदेश जारी करता है कि उस महिला को या उस बच्ची को जो है उसको उसके समक्ष पेश किया जाए ढूंढकर और पेश करने के बाद में अगर एडल्ट फीमेल है तो उसकी विश पूछी जाती है, वो जहाँ जाना चाहती है, जिसके साथ जाना चाहती है उसको उसके अप्रोप्रिएट आदेश कर दिए जाते हैं। और जहाँ तक फीमेल चाइल्ड की बात होती है उस केस के अंदर उसके अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड को, अदरवाइज उसके पेरेंट्स को, गार्जियंस को या अन्य कोई कस्टोडियन जो होता है उसको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आदेश करके उसको रिलीज कर दिया जाता है। ये तो क्या आपके लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, इसको लीगल राइट बनाया गया इसको। इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और भी दिया गया कि हम आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं जिसको ग्रेट रिट के नाम से भी जाना जाता है और कॉमनली जो हम उसको हैबियस कॉर्पस रिट के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि ब्रिंग द बॉडी, शो द बॉडी। उसका मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट में पेश होती है, हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है इसके अंदर, इसमें डायरेक्ट हम वहाँ पेश करते हैं और हाई कोर्ट जो है उसमें आदेश करता है पुलिस अथॉरिटीज को या स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटी को कि आप उसकी बॉडी को उसके सामने पेश किया जाए और फिर ये पेश करने के बाद में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो उसका इम्प्रिजनमेंट है या जो उसकी अरेस्ट है उसके लीगल ग्राउंड क्या है। अगर कोर्ट को कहीं पे लगता है कि उसका जो अरेस्ट करने का ग्राउंड नहीं बनता है तो इमीडिएटली एक आदेश जारी करते हैं कि उसको रिलीज कर दिया जाए। अब कई बार हमने ये देखा होता है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे किसी ऑफेंस के लिए फॉर एग्जांपल 2 साल की सजा है, लेकिन वो अंडर ट्रायल रहते हुए उसका केस चलते चलते 2 साल या उससे ज़्यादा हो गए। तो अब ऐसे व्यक्ति को जो है वो वहाँ इम्प्रिजनमेंट में रखना, कन्फाइनमेंट में रखना जो वो इलीगल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो हैबियस कॉर्पस रिट के थ्रू रिलीज किए जा सकते हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है अंडर आर्टिकल 226। इसी राइट को एक
फंडामेंटल राइट भी बनाया गया अंडर आर्टिकल 32। उसके अंदर भी ये वो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है। उसके अंदर भी यही है कि अगर ऐसे व्यक्तियों के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट वहां से भी जारी की जा सकती है, और सेम प्रोसीजर होता है उसके अंदर भी, कोई डिफरेंस ऐसा नहीं होता। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि व्यक्ति हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, या अंडर सेक्शन 97 98 किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन जब आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 के तहत जब हम रिट जुरिसडिक्शन के अंदर जाते हैं, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आपके पास कोई एफिकाशियस अल्टरनेटिव रेमेडी है, मतलब अगर कोई अल्टरनेटिव इफेक्टिव रेमेडी है जो आप उस मैटर में अवेल कर सकते हैं, तो आपको पहले वहां जाना चाहिए रादर देन गोइंग बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखते हैं कि ऑलरेडी कोर्ट्स जो है ओवरबर्डन्ड है। दूसरा, वहां जाने में आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो है वो एक पर्टिकुलर सिटीज़ में ही वो एस्टेब्लिश्ड है। आप कहीं रिमोट एरिया से या कहीं अर्बन सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए वहाँ जाना जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए एडवाइजेबल ये रहता है कि आप जो है इस ऐसे मैटर्स के अंदर सबसे पहले जो रेमेडी आपके पास अवेलेबल है वो 97 98 के अंदर आप किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम या फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव के पास जाएं और अपने राइट को अवेल करें। यह एक समझने वाली बात और है, वो ये कि जिन मैटर्स के अंदर लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, या कहीं कोर्ट्स का मैटर इन्वॉल्व है, जैसे आफ्टर कन्विक्शन कोई अगर जो जेल के अंदर है उसके लिए, तो ऐसे मैटर्स के अंदर जो है वो रिट जुरिसडिक्शन में जाना प्रेफरेबल रहता है। उसके अंदर आप 97 98 में नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन और जो मैटर्स होते हैं जिनके अंदर ऑफेंस कोई किया गया है, या कोई पेरेंट्स के बीच में अपने बच्चों को लेके कोई कस्टडी का मैटर है, या कोई हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट है और उन्होंने आपस में एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर प्लेस में कन्फाइन कर रखा है, इस तरह के जो केसेस होते हैं उनके अंदर जो है वो 97 98 का जो है अवेल करना ज़्यादा उचित रहता है। ये 97 98 जो है ये एक समरी प्रोसीजर्स हैं। इसके अंदर जो है वो लीगल राइट्स डिसाइड नहीं किए जाते, उसके अंदर केवल फ्रीडम जो है वो रेस्टोर की जाती है। अगर आपके कोई लीगल इश्यूज हैं और अगर कोई राइट एंटाइटल के बाबत अगर कोई इश्यूज हैं, तो वो आपको सिविल कोर्ट से डिसाइड करवाना पड़ेंगे। सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो इस राइट्स को डिसाइड करते हैं। ये राइट जो है वो 97 98 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास नहीं होते। वो तो केवल टाइम बीइंग जो है वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस फ्रीडम रेस्टोर करते हुए देखते हैं कि ये व्यक्ति किसके पास किसकी कस्टडी में दिया जाना चाहिए, बस उतना सा काम होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो फ्रीडम जो है वो एक मोस्ट वैल्यूएबल प्रेशियस राइट होता है, और इसके बिना व्यक्ति का अस्तित्व जो है वो एक जानवर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए टू बी ए मैन, इट्स वेरी नेसेसरी दैट ही इज ए फ्री मैन। Feel free to contact me if you have any questions or queries related to topic. Hope you like this video. Share it with your relatives and friends, and also do subscribe my channel. See you soon. Thank you.